ध्यान लगाओ बच्चों, मेहनत से डरना मत, हर सवाल का जवाब बस समझ और ट्रिक से कट करो। जैक आकांक्षा 2021 का फिजिक्स सेक्शन अब आज हम खोलेंगे और देखेंगे कि ये सवाल कैसे आसान बनते हैं एकदम मस्त स्टाइल में। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका जैक स्कॉलर एक्स पर, जहां हम झारखंड आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2021 के एक्चुअल फिजिक्स के पेपर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। यानी हर ट्रिकी क्वेश्चन, फॉर्मूला, शॉर्टकट और कॉन्सेप्ट यहां आप सीखने वाले हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आपको डराए नहीं। याद रखो, फिजिक्स को समझो, डर को भूलो और टॉप रैंक की तरफ बढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सेक्शन को एकदम इजी और मस्त स्टाइल में क्रैक करते हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है फिजिक्स का। ये देखिए, इसमें कहता है कि उत्तल दर्पण पर बना बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है। तो ध्यान देना, जो बच्चे पढ़े होंगे, तो इस तरह से हमारा जो उत्तल दर्पण होता है इस तरह से होता है। ये मुख्य एक्सिस है, इस पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां से जो ऑब्जेक्ट, यहां से रेज आ रही है। अब ये जो प्रकाश की आपतित किरण होती है जाती है, तो इसमें इमेज जो है पीछे की साइड में बनता है, यानी कि दर्पण के दूसरे साइड में बनता है, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता। तो जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, अगर वहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब, और साथ ही साथ में उत्तल दर्पण के साथ में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, वो वस्तु से छोटा हो जाता है, साइज में छोटा। अगर वस्तु की हाइट h है और हमारा इमेज की हाइट जो है वो h डैश है, तो ध्यान देना, वस्तु से प्रतिबिंब हमारा छोटा हो जाता है, यानी h जो है वो बड़ा होता है किससे, h डैश से। तो अगर हम यहाँ पे h बाई h डैश निकालेंगे तो ये ग्रेटर आएगा, और अगर h डैश बाई में h निकालने जाओगे तो वो हमेशा लेस देन 1 हो जाता है। ये एक रिजल्ट है, इसको भी बढ़िया से आपने क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है। तो एच डैश वो हमेशा वस्तु से क्या हो जाता है, छोटा, और साथ ही साथ में दर्पण के पीछे बन रहा है, तो वो हमारा आभासी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आभासी तथा हरासित। ध्यान देना, हरासित का मतलब ही होता है छोटा, और इंग्लिश में वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको। अच्छा, ये जो मैंने आपको ये रिजल्ट बताया, इस रिजल्ट को याद रखना। अगर कहीं पर कह देता है, तो आगे चलिए थोड़ा सा हम इस बात को भी बात करते हैं। देखिए, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, ये कहता है एक पतले लेंस की फोकल लंबाई, फोकल लंबाई का मतलब होता है फोकल डिस्टेंस, यानी f इक्वल टू माइनस का 50 सेंटीमीटर है। एक्चुअली यहां पर पूछ रहा है लेंस की क्षमता, जिसको हम p से लिखते हैं, और p का फॉर्मूला होता है 1/f, जहां f आपका मीटर में होता है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो f दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 50 सेंटीमीटर। देखिए, 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर। तो हमको 50 सेंटीमीटर में निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 50/100 मीटर, यानी कि 1/2 मीटर। या सीधी सीधी जो बच्चे जान रहे हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, -1/2 मीटर। तो f कितना है, -1/2 मीटर। वैल्यू रख देंगे, p इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 1/2, और ये उल्टा होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। और लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। ध्यान देना कि अब आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ यहाँ पे जो बच्चे इसको वॉच कर रहे हैं वीडियो को, वो हमारे आकांक्षा वाले बच्चे हैं, और बहुत ही पेशेंस रखने वाले बच्चे होते हैं, और ये पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आप कंसंट्रेट करते हैं आप सब। तो इस चीज को एकदम सिस्टम से समझना, क्योंकि इसमें रट्टा मार वाले क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। फिलहाल यहाँ दर्पण की जो पावर है, यहाँ पे लेंस की क्षमता है, दर्पण नहीं है, सॉरी, यहाँ पे लेंस है, तो लेंस की क्षमता आपकी कितनी आ गई, -2 डायोप्टर। ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बात है कि पावर तो आ गई नेगेटिव के साथ में, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फोकल डिस्टेंस नेगेटिव है। एक चीज यहाँ ध्यान देना, अगर आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की जो फोकल डिस्टेंस होती है वो धनात्मक होती है, और अगर आपका अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकल डिस्टेंस वो हमेशा ऋणात्मक होती है। इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पे फोकल डिस्टेंस नेगेटिव दी हुई है, इसका मतलब ये हमारा अवतल लेंस रहने वाला है। तो अवतल लेंस है, तो यानी उस लेंस की ये क्षमता हमने निकाली है। तो यहाँ पे देखना, इसका सही आंसर क्या लगा के आएंगे हम, ऑप्शन नंबर 2 अवतल लेंस होगा, और इसकी जो क्षमता है वो -2d होगी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है? देखिए जनरित, जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं, ये भी एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सौर कोशिका या सोलर सेल जिसको कहते हैं, वो भी एक एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी जिसको कहते हैं, जो भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी है। रियोस्टेट, रियोस्टेट को डियर ये जो है सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसको हम लोग वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें स्विच या खूंटी लगा करके हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। जब लाइट एक साथ किसी सर्किट में फ्लो हो रही होती है, उसी टाइम पर हम जो है इसको ऐड करके यानी कि रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस एक प्रकार से कह सकते हैं इसको, इसी को हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये चौथा नंबर, उत्तल लेंस का आवर्धन। अब देखो यहाँ पे बड़ी मजे की बात है, उत्तल लेंस की बात कह रहा है। तो अभी मैंने ऊपर में बताया था कि एक्चुअली उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की फोकल डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव। अब जरा ध्यान देना, और जो ऑब्जेक्ट होता है उत्तल लेंस, मान लीजिए इस तरह से है, तो इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, इसकी हाइट है h, राइट। तो हाइट जो h होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि हम उसको मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करते हैं, ऊपर में रखते हैं, इसलिए h हमेशा पॉजिटिव होती है। अच्छा, इसकी बात करें आवर्धन, आवर्धन जो m होता है, m का मतलब क्या होता है? m होता है h डैश बाई में h। ध्यान देना, h डैश बाई में h। अब यहां बात देखने वाली है कि इसका जो इमेज होता है, इमेज कभी कभी ध्यान देना, जब उत्तल लेंस की बात होती है तो इमेज की हाइट h डैश से लिखी जाती है, और h डैश यानी हाइट जो होती है, इमेज इसका कई बार वास्तविक बनता है। कब? जब फोकल पॉइंट से बाहर आपका ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कैसा बनता है? वास्तविक। और वास्तविक इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। उस समय पे आपका एच डैश क्या होता है? नेगेटिव बनता है, यानी जीरो से छोटा होता है। अब बात करते हैं, अगर अगर यहां पर, ये तो हो गई एक केस। दूसरी केस क्या बन जाती है कि अगर फोकल पर एफ पर होता है तो कोई वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी इन्फिनिटी पर जाकर के इमेज फॉर्म होती है। और अगर फोकल एफ के अंदर होता है ऑब्जेक्ट, तो वैसी कंडीशन में जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, यानी आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा। और सीधा होगा तो यानी दर्पण के ऊपर में रहता है, सीधा इमेज इस तरह से रहेगा, और उल्टा इमेज इस तरह से नीचे रहेगा। और ये एच डैश निगेटिव है और ये एच डैश पॉजिटिव है। तो दूसरी केस में एच डैश अगर हमारा ये पॉजिटिव होता है तो इस तरह से बन जाएगा। अब ये तो हमारा फिक्स कंडीशन है, ध्यान देना, ये हमारी फिक्स कंडीशन है, और ये हमारी ऑप्शनल कंडीशन है। या तो ये हो सकता है या तो ये, यानी दोनों होती हैं, या ये होगा या फिर ये हो सकता है। अच्छा, अगर एच डैश पॉजिटिव है तो, और ये वाला पहली केस लेते हैं, सॉरी, एच अगर पॉजिटिव है और एच डैश निगेटिव है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा क्या होता है? बड़ा। यानी पहली केस में आपको क्या मिलता है कि h ग्रेटर देन h डैश। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है डियर? आवर्धन का फॉर्मूला होता है h डैश बाई h। तो यहां से निकाल लो h डैश बाई h, जो कि क्या आएगा? लेस देन 1। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लोग m कहते हैं, यानी m लेस देन 1। ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरा सीन क्या होता है डियर? अब जरा ध्यान दो, दूसरा सीन ये है कि H पॉजिटिव है और H डैश हमारा क्या आ जाता है? H डैश भी सीधा लिया जाता है, तो H डैश हमने पॉजिटिव ले लिया, H डैश भी क्या है? पॉजिटिव है। अब इस केस में हम ये नहीं जान पाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो होगा, और हाँ, इस बात को ध्यान देना, जब वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो हमारा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और आभासी सीधा बनता है तो वो वस्तु से बड़ा होता है। तो यहाँ पे इस चीज की जरूरत की हमको बात ही नहीं पड़ेगी, यानी एच डैश इस केस में हमेशा क्या होता है? एच से बड़ा होता है। दूसरी केस में जब हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अब जरा ध्यान देना, यहां से एच डैश बाई में एच अगर आप निकालोगे तो वो एक से बड़ा आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट एम जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। तो आपको दो चीजें मिलती हैं, या तो ध्यान देना, इस केस में मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या तो एक से छोटा होगा या तो एक से बड़ा होगा, मतलब कुछ भी, दोनों में से कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 4 इसमें बनेगा, कभी इकाई से कम
तथा कभी इकाई से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। समटाइम्स लेस देन एंड समटाइम्स ग्रेटर देन। यूनिटी मतलब एक होता है, यूनिटी का मतलब एक होता है। तो इस चीज को ध्यान देना, ये एकदम डीपली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और ऐसे वहां पे सॉल्व किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर जो होता है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला बनता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड, या इसी को हम लोग वॉट कहते हैं। राइट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि डियर आप सभी समझ रहे होंगे। आकांक्षा वाले बच्चे, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे। कमेंट में आपको बताना है कि आप कौन सी स्ट्रीम में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे देखो बच्चों, द रेजिस्टेंस, एक चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती? तो ध्यान देना, आर तीन चीजों पे डिपेंड करता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो कह सकते हो, या यूं कह सकते हो कि इसको हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। इस पे वैसे ये चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। फिलहाल ये कोई डायरेक्ट इक्वेशन नहीं होता, लेकिन मटेरियल के लिए हम लोग यहाँ पे प्रतिरोधकता जो सिंबल है वो जनरेट होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं तीन चीजों पर। ये जो है मटेरियल यानी पदार्थ की बात करता है, यानी कि प्रतिरोध जो है पदार्थ पर निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये डायरेक्टली लेंथ पर प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है, तो व्युत्क्रमानुपाती सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर होता है, यानी अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्र, ये छेद नहीं लिखा रहेगा, अनुप्रस्थ काट लिखा जाता है डियर, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे देखो इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है। चलो अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट। इन द गिवन फिगर पैरा एक्सियल, ध्यान देना, इस टर्म को ध्यान देना, क्योंकि आप जो है किताबों में ये शब्द नहीं सुनने को पाते हो, जबकि यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम होता है उस स्तर पे ये चीजें आपने नहीं देखी होंगी। लेकिन ध्यान देना इसका क्या मीनिंग होता है। पैरा एक्सियल, जैसा इसका नाम है पैरा एक्सियल, एक्सियल का सेंस होता है एक्सिस से। जैसे ये हमारा कोई दर्पण यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सिस का मतलब ये हुआ, पैरा एक्सियल का मतलब ये हुआ, ऐसी रेज जो हमारे एक्सिस के सबसे नजदीक हो, ऐसी रेज जो एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे नियर हो, उसी को हम लोग पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। तो अब इस चित्र में देख लीजिए कि पैरा एक्सियल रेज कौन सी होगी। तो ध्यान देना, मुख्य अक्ष जो होगा वो हमारा कौन सा, ये वाली लाइन जो रेड कलर से आपको दिख रही है, इसके सबसे नियर वाली लाइन कौन सी है? तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा ए बी रेखा है, ए बी किरण है, वही सबसे नजदीक है, उसी को हम लोग यहाँ इस फिगर में पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। अच्छा, बाकी जो रेज हैं सी डी और EF ये दूर दूर है, इसलिए ये पैरा एक्सियल नहीं कहलाएंगी। बहुत सारी रेज हैं, जैसे इसमें 3 रेज हैं आपकी, इन तीनों में जो सबसे नियर होगी किसके, एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वही रेज कहलाएगी पैरा एक्सियल, या उपाक्षीय हिंदी में बोलते हैं, उसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों 8वां, ए पर्सन विद डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या चाहिए? तो ध्यान देना, दूरदृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके उपचार के लिए हमको उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष से अगर कोई पीड़ित है तो उसके उपचार हेतु आपको अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक खास बात ध्यान देना, दूरदृष्टि से जो आदमी पीड़ित होगा उसको दूर की चीजें क्या होंगी, दूर की चीजें स्पष्ट दिखती हैं, जबकि नजदीक की चीजें कम स्पष्ट दिखती है, यानी धुंधली दिखती हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष में, यानी जो दोष होता है वहां की चीजें स्पष्ट दिखती हैं, ये ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष में निकट वाली चीजें क्लियर दिखेंगी, दूर वाली डल दिखेंगी, धुंधली दिखती हैं। राइट, तो इस हिसाब से हमको याद रखना है। और दूरदृष्टि के निवारण हेतु हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल, और निकट के लिए अवतल। राइट, अच्छा, अवतल क्या करता है, नजदीक वाली चीजों को क्लियर कर देता है, और उत्तल जो है दूर वाली चीजों को क्लियर कर देता है। तो बस यही चीज है। चलिए आगे देखते हैं इसको, चलो आगे देखते हैं। यहां पे देखो अगला क्वेश्चन है वैद्युत प्रतिरोधकता, इसी को हम लोग रो कहते हैं, ऊपर में आपने देखा था। तो आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, रो इंटू L अपॉन ए।
यहां से अगर आप रो बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन में एल, ये फॉर्मूला मिलता है। और यहां से कह रहा है इसका एसआई मात्रक, तो यहां से देखिए इसका एसआई मात्रक अगर निकालने जाओगे रो का, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता जिसको कहते हैं, तो आर का मात्रक लिखोगे तो वो होता है ओम, और ए यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बटे में लेंथ का मात्रक होता है मीटर, मीटर से एक पावर कटेगी तो क्या बचेगा, ओम और मीटर, तो इसका मात्रक क्या बनता है, ओम मीटर। राइट, सही आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया हुआ है डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, यहां पे ध्यान देना, ये अगला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये आपका फोकस है, आपतित किरण फोकस से होकर के जा रही है, तो भाई परावर्तन के बाद ये कैसा होगा, दिखाया गया परावर्तित किरण कैसी होगी, तो अगर फोकस से कोई आपतित किरण गुजरती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब इसका दूसरा, ये पहली केस हो गई। अच्छा, दूसरी केस, अगर अगर ये ऐसे जा रही होती तो तब ये परावर्तन के बाद इस तरह से निकल जाती। अच्छा, अगर ये सेंटर से गुजर रही होती तो ऐसे जैसे आती उसी तरह से वापस चली जाती। 3 केसेस होती हैं। फिलहाल यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर ही रहेगी, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, इनसाइड वाटर एंड एयर बबल बिहेव्स ऑलवेज। तो ध्यान देना, जो पानी होता है, पानी के अंदर जो बुलबुला उठता है, यहाँ बुदबुद लिखा हुआ है, वो हमेशा आपका अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ध्यान देना। एक्चुअली क्या होता है कि अवतल लेंस इस तरह से आपको डिजाइन दिखती है, तो ये नीचे से भी दबा रहता है और ऊपर से भी दब जाता है, तो ऊपर से पानी का दबाव रहता है इसलिए हल्का सा दबा रहता है, तो वो आपका किस लेंस की तरह बिहेव करता है, अवतल लेंस। इसको याद रखना बच्चों। ये चीजें आपने हो सकता है कुछ ना पढ़ी होंगी क्लास 10 के स्तर से, इसलिए आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत ही मदद करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। राइट, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूरी, ध्यान देना, 3 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। तो भाई दूर की चीजें किस में नजर नहीं आती हैं, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, नजदीक की चीजें स्पष्ट दिखती हैं, दूर वाली स्पष्ट नहीं दिखती हैं। अच्छा, फार पॉइंट जिसको हम लोग दूर का बिंदु कहते हैं वो किस पे होता है, इन्फिनिटी पे। नियर पॉइंट जिसको नजदीक का बिंदु कहते हैं वो हमारा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग ह्यूमन आई की रेंज बोलते हैं, यानी आदमी की आंख जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के इंफिनिटी डिस्टेंस के बीच की चीजों को क्लियरली आसानी से देख सकती है। फिलहाल इस केस में जो हमारा प्रॉब्लम की बात कर रहा है वह ग्रसित है किस समस्या से, तो भाई वह जो है आपका मायोपिया से, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है, ये देखो लिखा हुआ है, इससे ग्रसित है वो आदमी। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव कितनी देर तक रहता है, तो देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, वैसे 1/10 सेकेंड से लेकर के 1/16 सेकेंड्स तक ये जो है अप्रोक्सीमेट लगभग में ये इसका असर रेटिना पर बना रहता है इमेज का। तो इसका फिलहाल इस ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ज्यादा नियर अबाउट है। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत उपकरण को एक दूसरे से कैसे जोड़े जाते हैं या जुड़े हुए होते हैं, तो घरों में यानी जो हमारे घर हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो पैरेलल कंडीशन में जुड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा होगा जो प्रतिरोध वाला आपने देखा होगा इस तरह से, तो उसमें क्या होता क्या है कि जो करंट है उसको बहने के लिए अलग अलग रास्ते उपलब्ध होते हैं, अलग अलग रास्तों में करंट आपका बह रहा होता है। अगर मान लो बीच का कोई एक डिवाइस खराब हो जाता है तो बाकी का जो पाथ है करंट के बहने के लिए वो प्रभावित नहीं होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए जो हमारे घर के अप्लायंसेस है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम लोग हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी जीरो पोटेंशियल। जो हमारा अर्थ सरफेस होता है वो शून्य विभव उसका माना जाता है। राइट, याद रखना, इसीलिए जब विभव v इक्वल टू 0 होता है, आपने देखा होगा v इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अब यहां से अगर आप I बराबर निकालोगे तो V अपॉन क्या बन जाएगा, R। राइट, अच्छा यहां से अगर R निकालने जाओगे तो
तो विभव इसका शून्य होता है। तो यहां से अगर आप आर निकालोगे, देखो आर बराबर वी अपॉन आई, तो आर बराबर कितना बन जाएगा, आर भी आपका 0 बन जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान देना, चूंकि आई इधर है आर इधर है, यानी कि जो अर्थ है उसके लिए आर का मान कितना होता है, 0। और आर अगर 0 होगा तो अचानक से आई किस पे चला जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। तो इस वजह से जैसे ही पृथ्वी में धारा के लिए पृथ्वी के अंदर धारा के लिए एकदम स्मूथ रास्ता होता है, कोई प्रतिरोध वहां पर नहीं होता, क्योंकि उसका विभव कितना होता है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्म, यहां पढ़िए इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब आपको नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं, क्योंकि ये आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम है, थोड़ा सा आपने भाई एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा। एज कंपेयर टू आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज स्मॉल फोकल लेंस, इसको याद रखना, स्मॉल फोकल लेंथ इसका सही आंसर होगा, याद रखना थोड़ा सा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी साइन आई टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आर के अनुपात को, यानी ये जो आपने पढ़ा होगा साइन आई बटे में साइन आर बराबर एन, ये पढ़ा है ना, इसी को हम लोग स्नेल्स रूल कहते हैं, स्नेल का लॉ बोलते हैं, राइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो सेकंड वाला है वही है ये आपका स्नेल्स लॉ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे जो एन है साइन आई बटे में साइन आर, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने क्या करना है, यूनिट बताना है। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, V2 बाई में V1, यानी कि ये अनुपात होता है किसका, प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में, जैसे एक माध्यम में प्रकाश की चाल एक V2 है, एक में V1 है, तो इनका अनुपात, तो जाहिर सी बात है प्रकाश की चालों का अनुपात, तो इनके मात्रक सेम सेम होंगे और ये डिवाइड होकर के एक नंबर आता है, अर्थात ये एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, इस वजह से हम इसका क्या लगाएंगे, नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड लाइट इज यूज टू ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज, देखो लाल रंग जो है ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो रेड लाइट होता है वो डिस्प्रेस लीस्ट यानी सबसे कम वो उसका प्रकीर्णन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इस वजह से हम रेड लाइट की जगह पे लाल कलर की लाइट यूज करते हैं। इन सर्किट, किसी सर्किट में, किसी परिपथ में ध्यान देना, जो एमीटर होता है, एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलल जो है कनेक्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल विद द रजिस्टर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, इसको आपने देख लेना है। अगला क्वेश्चन है देखिए 21 नंबर, 2 रजिस्टर R1 और R2 दो रजिस्टर हैं कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान देना ये कैसे है, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो भाई यहाँ पे 3 फिगर दिए हुए हैं 1, 2 और 3, इसमें से बताना है कि कौन सा फिगर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R1 R2 के लिए करेक्ट फिगर है। तो ध्यान देना, सीरीज में क्या होता है, जैसे यहां पे आपने रेजिस्टेंस देखा होगा इस तरह से, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इनके दोनों हैंड को एक साथ में जोड़ दिया जाए, बस सीधी सी बात है, यानी एक का लेफ्ट दूसरे के राइट से जुड़ा हुआ होता है। तो मान लीजिए इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये वाला इसका लेफ्ट है, ये वाला इसका राइट होगा, तो जाहिर सी बात है राइट लेफ्ट से इस तरह से कनेक्टेड है, यानी पहला आपका करेक्ट है एकदम सीरीज में। सेम दूसरा भी आपको उसी तरह से दिख रहा है, इसका ये लेफ्ट है, ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट है, ये राइट होगा, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन एकदम जबरदस्त है। ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका फिर लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो लेफ्ट राइट एक साथ, यानी कि 3 के तीनों ही आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सो ऑल ऑफ दीज ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 22 नंबर, अ स्टूडेंट हैज टू कनेक्ट 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच टू फ्रॉम अ बैटरी 6 वोल्ट विच अरेंजमेंट इज करेक्ट, तो भाई एक विद्यार्थी है जो कि 1.5 वोल्ट के 4 सेल को जोड़ करके एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहता है, सही संयोजन आपका कौन सा होगा। तो ध्यान देना, पहली बात आप
दो तरह से इसको चूज कर सकते हो, या तो एग्जैक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लो, या फिर जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, गलत कॉम्बिनेशन है, उनको डिलीट कर दो। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा सही है। ए वाला देखते हैं पहले। तो यहाँ पे एक बैटरी, दूसरी बैटरी, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। यानी ए वाला ही आपका करेक्ट एकदम जुड़ा हुआ है। अच्छा इसमें देखो ये प्लस है, ये माइनस है, फिर माइनस आ गया। ये करेक्शन दो दो नेगेटिव एक साथ में नहीं जुड़ सकते, यानी सेम नहीं रहते हैं। सेम जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर नेगेटिव आ गया। दो नेगेटिव एक साथ हो गए, गलत हो गया। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और ये फिर पॉजिटिव, दो पॉजिटिव वाला। यानी कि बी वाला भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, ए वाला सही है। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, द डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो विद्युत जनित्र है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं, यही है आपका, इसी को हम लोग डायनेमो भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर। जो अब देखो ये सब आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको फिजिक्स से हटाने के बाद भी फिजिक्स इनसे क्वेश्चन कर ही सकता है, राइट। एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ध्यान देना, आर्मेचर कॉइल बोला जाता है, कॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर। इस तरह से रहता है विद्युत इलेक्ट्रिक मोटर में। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो सब जानते हैं। यहाँ पे बीच में एक शाफ्ट लगा होता है, इस तरह से, पहले वाले बच्चे तो अच्छे से जान रहे हैं। इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, राइट। और यहाँ पे ये आपके क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो दो बड़े बड़े नॉर्थ और साउथ इस तरह से चुंबक रहते हैं, राइट। इनको क्षेत्र चुंबक कहते हैं। तो इस तरह से इसका फंक्शन रहता है। फिलहाल यहाँ पे आपको बताना है, इस कॉइल का ही नाम, इसी कॉइल की बात कर रहा है, राइट। इस कॉइल को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 25 और लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज कि पहले जो एग्जाम होता था डियर, वहां पे 25-25 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी का जो पैटर्न है वो बदल चुका है, और पहले जैसे मैट जो होता था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसका भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। पहले सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही हुआ करते थे। तो चलिए देखते हैं, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, लघु पथन जिसको कहते हैं, शॉर्ट सर्किट इंग्लिश में। इसके समय परिपथ में धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, भारी रूप से बढ़ती है, यानी इंक्रीज हैविली। तो इंक्रीज हैविली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक लगा हो तो वॉच टाइम जबरदस्त आना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा आकांक्षा का फॉर्म भरिए। आप में से जो भी सिलेक्ट होगा उसको समझ लो कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।